Now we are going to solve a question on cost sheet. Now remember it's an important one. Cost sheet बनानी है आपको, जो कि इस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से पता लग भी रहा है. Prepare an estimated cost sheet of the following data and consider the price to be quoted for 25,000 pieces of export order. कॉस्ट शीट बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ होगा उसमें डायरेक्ट लेबर या वेजेस ये ऐड करना पड़ेगा आपको, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब ऐड करेंगे आप, तब आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या वेजेस गिवन होंगे, प्लस उसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, तब तो आ जाएगी प्राइम कॉस्ट. इसके अंदर अगर आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते ही आपके पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट. राइट, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट. उसके बाद उसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, तब आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, देन यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स. और कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर प्रॉफिट ऐड कर दिया आपने जब, then you will get the value of sales. So this is how you are going to prepare a cost sheet. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल किया तो आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट. उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किए तो आ जाएगी आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट. देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड करेंगे आप, तब आ जाती है आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं आपके पास, वो ऐड किया, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स. और उसमें जब आप प्रॉफिट ऐड कर देंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेल्स. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, जो कि अब हम इस क्वेश्चन के अंदर बनाने जा रहे हैं. तो ध्यान दीजिएगा कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाएगी. फर्स्ट पॉइंट गिवन है हमारे पास रॉ मटेरियल 10,000 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 6.95 पर किलोग्राम. रॉ मटेरियल यानी कि डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसेस हैं 10,000 किलोग्राम चाहिए, और 1 किलो की जो कॉस्ट है वो है 6.95. सो वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग द कॉस्ट शीट. और उसके अंदर सबसे पहले तो आ जाएगा आपके पास पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट इन रुपीस. और प्राइम कॉस्ट के लिए ए सेक्शन, प्राइम कॉस्ट के लिए हमारे पास एक कॉस्ट तो डायरेक्ट मटेरियल की गिवन है, एंड द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल और रॉ मटेरियल इज 10,000 kg. तो आपको 10,000 को मल्टीप्लाई करना है. 1 किलो की जो कॉस्ट है वो है 6.95, तो 6.95 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. नाउ यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स. 6.95 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 69,500 रुपीज. ये तो आ गया डायरेक्ट मटेरियल. देन नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर. अब डायरेक्ट लेबर में आपको जो पॉइंट्स गिवन है वो है 15,000 आवर्स नॉर्मल एट द रेट ऑफ ₹2 पर आवर. तो आपके पास जो ये डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर के लिए जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरह से है कि 15,000 घंटे के ऊपर तो कॉस्ट है ₹2 की. तो 15,000 को तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. तो 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू तो आ गई 30,000. राइट, और साथ के साथ आप इसके अंदर ऐड करेंगे 25% ओवर टाइम. इसमें जो 25% ओवर टाइम है, एड डबल द नॉर्मल रेट. नॉर्मल रेट है ₹2, तो डबल द नॉर्मल रेट, ₹2 का डबल कितना हो जाएगा? ₹4. ₹4 को हो जाएगी डबल द नॉर्मल रेट.
लेकिन जो 15,000 आवर्स है उसमें से केवल 25% ही ओवर टाइम लेना है आपको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 15,000 का आप ले लेंगे 25% और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 4 से, राइट? ये समझिएगा कैलकुलेशन। 25% ओवर टाइम होना है, लेकिन 15,000 का 25% कर लिया आपने, तो 15,000 इंटू 0.25 और उसको मल्टीप्लाई करना है डबल दी नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट है 2 रुपीज, तो डबल दी नॉर्मल रेट क्या हो जाएगी? 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 15,000। और अब इन दोनों का टोटल कर देंगे आप, तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर आ जाएगा 45,000। सो दिस इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। रॉ मटेरियल आ गया हमारे पास, उसकी वर्थ थी 69,500। देन डायरेक्ट लेबर आ गया हमारे पास 15,000 घंटे को तो 2 रुपए से मल्टीप्लाई किया, और 15,000 का 25% ओवर टाइम होगा, लेकिन नॉर्मल रेट जो होगी उससे डबल पर, तो नॉर्मल रेट थी 2 रुपए, उसका डबल हो गया 4, मल्टीप्लाई किया 15,000, दोनों का ग्रैंड टोटल किया, ये आ गया 45,000। इस क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं, तो जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होंगे उनको नहीं लेना है आपको, इनका टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ए सेक्शन प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट ये सेक्शन का टोटल आप करेंगे जब 45,000 प्लस 69,500, ये आ जाएगा 1,14,500। So this is going to be the value of prime cost. कॉस्ट शीट के अंदर हमने रॉ मटेरियल कवर कर लिया, डायरेक्ट लेबर कवर कर लिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास नहीं है, तो इन दोनों का टोटल करके आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, जो कि आ रही है 1,14,500। अब इसके अंदर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे। जब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करोगे तब आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, और उसका दूसरा नाम होता है वर्क्स कॉस्ट। तो अब यहां पर हम सर्च करते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स ये किस बेस पर लिए जाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए एक लाइन लिखी थी, दे आर गोइंग टू बी रिकवर्ड एट 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस कितने हैं हमारे पास? 45,000 डायरेक्ट लेबर, और इसी का ही दूसरा नाम है डायरेक्ट वेजेस। तो 45,000 का 80% लेंगे, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में दिया हुआ है कि ये 80% होंगे डायरेक्ट वेजेस के। तो डायरेक्ट वेजेस थे 45,000 और उसका 80% लिया आपने, तो 45,000 का 80% ये आ जाएगा हमारे पास 36,000, राइट? तो ऐड करना पड़ेगा आपको इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो रिकवरी है, दिस इज गोइंग टू बी डन एट 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये ऐड कर देंगे आप, तो हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, और इसका दूसरा नाम है वर्क्स कॉस्ट। तो 1,14,000 प्लस 36, ये आ जाएगा 1,50,500, राइट? अब इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस एक्सपेंसेस ये हमें कहीं पर भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। रॉ मटेरियल हो चुका है, डायरेक्ट लेबर हो चुका है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया है, इसके बाद सीधा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ रही है। एडिशनल फिक्स कैपिटल उसका ट्रीटमेंट बाद में होगा। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंस गिवन नहीं है, तो गिवन नहीं है तो दे आर नॉट गोइंग टू बी यूज्ड। तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, the cost of production, that is going to be same 1,50,500, right? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद अब आप लोग इनमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जब आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे तब जाकर आएगी आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इसके अंदर अब हम ऐड करने जा रहे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के बारे में एक लाइन लिखी है, दे आर गोइंग टू बी रिकवर्ड एट 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस।
अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जो डायरेक्ट वेजेस थे 45,000, उसको आप 60% से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा 45,000 का 60%। ये लाइन ध्यान रखिएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में नॉर्मली रिकवर्ड एट 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। और डायरेक्ट वेजेस कितने थे हमारे, डायरेक्ट लेबर का जो टोटल था ये था 45,000। तो अब आप 45,000 का 60% ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा 27,000। और जब आप इसका टोटल कर देंगे तब हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,50,500 प्लस 27, तो ये आ जाएगा 1,77,500, राइट। तो नोट कर लीजिएगा यहां तक। फिर उसके बाद ये जो लास्ट की 3 एंट्री है इसका भी ट्रीटमेंट बता देते हैं आपको। काइंडली नोट डाउन अप टिल हियर, देन वी आर गोइंग टू हैव द ट्रीटमेंट ऑफ द लास्ट 3 एंट्रीज। और ये तीनों एंट्रीज क्या कह रही हैं, एडिशनल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इज 50,000। आपको और कैपिटल एम्प्लॉय करनी है यहाँ पर 50,000 की, लेकिन जो नॉर्मल नेट रिटर्न है कैपिटल एम्प्लॉयड पर वो है 25%। ये जो नेट रिटर्न है ये प्रॉफिट को शो कर रहा है, तो नेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज गोइंग टू बी 25%। और कैपिटल एम्प्लॉय कितनी करने जा रहे हैं आप, 50,000। आगे चलकर एक और एंट्री है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 20% ऑफ द सेल वैल्यू, उसका भी ट्रीटमेंट लेंगे हम। लेकिन पहले तो ये वाला कि जो नेट रिटर्न है दिस इज गोइंग टू बी 25% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 50,000। तो अब आप इसके अंदर ऐड करेंगे नेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी 25% ऑफ 50,000, राइट। इसके पीछे लॉजिक है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि 50,000 आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि कहीं भी और इन्वेस्ट करते तो इसके ऊपर आपको 25% का रिटर्न मिलता ही मिलता। और यही इस प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेंसी है, they are going to expect a return of 25% on employing a capital of 50,000। 50,000 का 25% निकालेंगे आप, वो नेट रिटर्न हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो अगर आप 50,000 का 25% निकालते हैं तो ये आ जाएगा, this is going to be 12,500। This will be the value of net return on capital employed। और net return on capital employed इनका टोटल कर देंगे आप तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1,90,000, राइट। तो क्या ये चीज समझ में आ रही है, एडिशनल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इज 50,000, मतलब आप कैपिटल एम्प्लॉय करने जा रहे हैं और वो है 50,000 की, उसके ऊपर जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो है 25%। तो 50,000 का पहले तो 25% निकाला, 50,000 का 25% आ जाएगा 12,500, वो ऐड कर दिया तो आपके पास टोटल कितना आ गया 1,90,000। और अब एक छोटी सी बात और, इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज 20% ऑफ द सेल्स वैल्यू। तो वर्किंग कैपिटल अब आप और एक्स्ट्रा एम्प्लॉय करने जा रहे हैं अपनी कैपिटल में से, जो कितनी होगी 20% ऑफ द सेल वैल्यू। सेल्स हमारे पास है नहीं, तो इसको 20% ऑफ द सेल्स वैल्यू को लिखा जा सकता है 0.20x, राइट। अगर सेल्स हमारे पास नहीं है, व्हाट डू वी डू, वी अज्यूम द सेल्स टू बी x। सेल्स को तो हमने x ले लिया, तो अब 20% ऑफ द सेल्स वैल्यू क्या हो जाएगा 0.20x, ये हो जाएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 0.20x। लेकिन अब एक खास बात और, जो आप वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉय करने जा रहे हैं उसके ऊपर भी जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो 25%।
मतलब जितना जितना कैपिटल आप अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते जाएंगे, जितना जितना कैपिटल आप अपने प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय करते जाएंगे, उसके ऊपर जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, वो है 25%। तो हम क्या करेंगे, 25% ऑफ 0.20x निकाल लेंगे। तो वो हमारे पास आ जाएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 20% ऑफ द सेल वैल्यू 0.20x का 25% ये आ जाएगा रिटर्न। दिस विल बी द रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल। तो 25% ऑफ 0.20x मतलब 25% को लिखा जाएगा 0.25 और ये था हमारे पास 0.20x। तो 0.25 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये क्या आ जाएगा 0.05x। आई रिपीट, इस लाइन को समझिएगा। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है 20% ऑफ द सेल वैल्यू, सेल्स है नहीं, उसको x ले लिया। 20% को कैसे लिखा जाएगा 0.20x, क्योंकि 20% है सेल्स का। अब जो आप वर्किंग कैपिटल में जो अमाउंट एम्प्लॉय करने जा रहे हैं, अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी रिटर्न एक्सपेक्टेड है 25%। जैसा आपको बताया, प्रोजेक्ट में जितना जितना कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे उन सबके ऊपर जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो है 25%। तो हमने 25% लिया 0.20x का, जो कि वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड था, और 25% ऑफ 0.20, 25% को कैसे लिखा जाएगा 0.25, इसको 0.20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.05x। अब एक चीज बताते हैं आपको, जो सेल्स है, सेल्स किससे मिलकर बनी है, सेल्स इज इक्वल टू जो भी हमारा ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया था 1,90,000 प्लस जो ये अमाउंट है 0.05x, इससे मिलकर बना है, राइट। कैसे आएगी, सेल्स जो है हमारी वो 1,90,000 तो था, ये टोटल जो आ गया था कॉस्ट ऑफ सेल्स तक का, जिसके अंदर रिटर्न और ऐड कर दिया था, साथ ही साथ इसमें 0.05x जो ये रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल है ये भी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये बोला ही हुआ है इट इज 20% ऑफ द सेल वैल्यू, और 20% के ऊपर 25% रिटर्न एक्सपेक्टेड है। तो 20% का 25% निकाला हो गया 0.05। अब सेल्स क्या था, x is equal to 1,90,000 प्लस 0.05x, 0.05x को उस साइड ले गया, तो जब आप 0.05x को उस साइड ले जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, दैट मींस x माइनस 0.05x इज इक्वल टू 1,90,000। इसको आप यहां पे सॉल्व कर देते हैं, सिंस आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, तो ध्यान दीजिएगा ये वाला अमाउंट x इज इक्वल टू 1,90,000 प्लस 0.05x, 0.05x उधर गया तो x माइनस 0.05x इज इक्वल टू 1,90,000, और अगर इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो यहां क्या रह जाएगा 1 माइनस 0.05, x इज इक्वल टू 1,90,000, तो 1 माइनस 0.05 क्या हो गया 0.95x इज इक्वल टू 1,90,000, राइट। Further, x is equal to 1,90,000 upon 0.95। तो अब आप अपने कैलकुलेटर से 1,90,000 को डिवाइड कर दीजिएगा 0.95 से, तो ये आ जाएगा 2 lakhs, राइट। और साथ के साथ ये जो 0.05x था वो भी निकाल लेंगे आप, वो खैर बाद में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो सेल्स हैं, सेल्स वो आ गई हमारे पास 2 lakhs, तो फिर इसके अंदर रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल वो कितना हो गया 1,90,000 में क्या ऐड करेंगे 2 लाख हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000, तो 1,90,000 प्लस 10,000 दिस विल बी इक्वल टू सेल्स, और सेल्स कितनी आ जाएगी 2 लाख। आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 2 लाख में से 10,000 माइनस किया तो ये हो गया 1,90,000, और इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो क्या था
कि 0.05 जो वर्किंग कैपिटल है उस पे रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल इट इज 0.05x। तो 0.05 को 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 0.05 इंटू 2 लाख विल गिव यू सिंपली 10,000। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल। व्हेन यू गेट द वैल्यू ऑफ सेल्स, तो आपको रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल 0.05x तो निकालना पड़ेगा। 0.05x कैसे आएगा, 0.05x जो 0.05 है उसको x यानी कि 2 लाख से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 10,000 और इसको यहाँ पर प्लेस कर दीजिएगा रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल, ये ऐड कर दिया 10,000 तो हमारे पास सेल्स आ गई ₹2 लाख, राइट। तो इसको हमने कैसे निकाल लिया था, 2 लाख और 1,90,000 का डिफरेंस, वो 10,000 का रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल, और अगर आप इसको इस तरह से निकालना चाहें तो वो भी अलाउड है। 0.05x मतलब 0.05 into 2 लाख will give you 10 लाख। तो इसको आप कई अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं कि जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है वो था 20% ऑफ द सेल वैल्यू, 20% ऑफ द सेल वैल्यू। तो 20% सेल वैल्यू का था और उसके ऊपर भी आप 25% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो 20% और 25% इन दोनों को जब आप सॉल्व कर देंगे तो 0.20 into 0.25 वो वैसे भी 0.05 ही आ जाएगा, लेकिन 0.05 किसका लेना पड़ेगा, ये आपको लेना पड़ेगा 0.05 ऑफ x सेल्स का। तो इसको या तो ऐसे समझ लीजिएगा 0.20 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया 0.05 किसका लेंगे आप, x का। और नहीं तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का 20% ऑफ द सेल वैल्यू मतलब 0.20x और उसके ऊपर रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड है वो है 25%। 25% को कैसे लिखा गया है, 0.25 into 0.20 किया 0.05x आ गया। अब जो सेल्स की इक्वेशन बनकर आई है वो ये वाली बनी थी, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,90,000 प्लस जो हमारा रिटर्न और वर्किंग कैपिटल है वो भी प्रॉफिट है, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी सेल्स। और फिर हमने 0.05x को दूसरी साइड ले गए, सॉल्व किया तो हमारे पास सेल्स आ गई 2 लाख और आपके पास जो प्रोडक्शन था इनिशियली वो था अराउंड 25,000। तो आप 2 लाख को 25,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी ₹8। आई रिपीट, वो जो क्वेश्चन था आपके पास उसमें जो पीसेस थे सेलिंग प्राइस दे वर 25,000 यूनिट्स। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे आएगी, आप 2 लाख को 25,000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 लाख अपॉन 25,000 वो आ जाएगी ₹8 पर यूनिट। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको कॉस्ट शीट बनाने के साथ साथ ये भी बताना था कि प्राइस पर यूनिट कितनी होगी एंड द प्राइस पर यूनिट विल बी इक्वल टू ₹8 पर यूनिट।